नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। आज मुद्दा एक और है। वही मुद्दा, पाकिस्तान नाम के जानवर ने दोबारा से अपने कॉकरोच भेजे और यहाँ पर हमारे आर्मी के ऊपर अटैक करवाना शुरू कर दिया। पिछले एक महीने में ये पांचवा या छठा अटैक है और भारत की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हरकत नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं है। इसी के ऊपर बात करने के लिए संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, इतने अटैक, वो भी साउथ जो कश्मीर है या जम्मू कश्मीर का एरिया है जिसको हम पीर पंजाल कहते हैं, ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया कहलाता है और वहां पर अटैक्स बार बार किए जा रहे हैं। वो लोग आते हैं, अटैक करते हैं और पहाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। मैं कई बार बोला है कि उस एरिया में मैंने काम किया है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बॉर्डर से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर है और वहां पर लोकल सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकता। अब एक तो सिक्योरिटी लैप्स कितना है, दूसरा भारत की गवर्नमेंट इतना सन्नाटा छाया हुआ है कि कोई जवाब ही नहीं है। कैसे देखते हैं सर इसको एज अ भारतीय? सुमित जी, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि गवर्नमेंट इस पे किसी भी किस्म का स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। किस चीज की वेट कर रही है? क्या वो चाह रही है कि कुछ 1000-2000 लोग और मारे जाएं, 500 लोग और मारे जाएं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के, या सिविलियंस और मारे जाएं, या वो देश के अंदर तक घुस के हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तब जाके ये जागेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं मानता हूँ कि वो जो टेरेन है, वो जो टोपोग्राफी है उस एरिया की, जो जहाँ पे साउथ कश्मीर की, वो बहुत एक टफ टोपोग्राफी है। बट हमारी आर्मी भी तो ट्रेंड है इसको हैंडल करने के लिए। उनको भी तो जंगल जंगल वॉरफेयर के अंदर पूरा ट्रेन करा गया, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में ट्रेन करा गया है। तो उनको 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 पूरी तरीके से इसको इनको उनको जहाँ पे उनके हाइडआउट्स हैं, जो जंगल के अंदर है, नदी नालों में है, जहाँ वहाँ पे दुनिया भर की गुफाएं हैं, वहां पे उनको जाके पूरी तरह एलिमिनेट क्यों नहीं करा? क्यों दूर से ही सिक्योरिटी फोर्सेज को ही उनको इस तरफ आने से रोका जा रहा है? यहाँ तक की खबर आई हुई है कि उन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट ऑलरेडी वहां पर सीधे कर एंटर कर चुके हैं, अपने हाइडआउट्स में बैठे हैं। वो धीरे धीरे करके दो चार चार करके बाहर निकलते हैं और सिक्योरिटी फोर्स का अटैक करते हैं और वापस जाके वो छुप जाते हैं उस एरिया के अंदर। तो उस एरिया को पूरा फ्लश आउट क्यों नहीं करा जा रहा है? एक एक इंच पे कारपेट तरीके से उस एरिया को कॉम्बिंग क्यों नहीं करी जा रही है? क्या रोक रहा है इनको ऐसा करने से? क्यों ये पीछे नहीं हट रहे? और सबसे बड़ी चीज सुमित जी, चलो हम तो अपने देश के अंदर आज ही तो कल उस एरिया को कॉम करके उस एरिया को में से टेररिस्ट को एलिमिनेट कर देंगे, मगर इसका क्या जवाब पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार को नहीं देना चाहिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को? क्या उनके वहां जाके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए? उस देश में एक निर्णायक युद्ध छेड़ के उस चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहिए? किस चीज की वेट हो रही है? क्या ये सही टाइम नहीं है? क्या कौन सा सही टाइम होगा? क्या इसके लिए भी कोई पंडित को बैठ के मुहूर्त निकालेंगे तभी जाके काम होगा? पर बहुत हैरानी वाली बात है कि गवर्नमेंट इस वक्त टोटली बैकफुट पर नजर आ रही है, वीक नजर आ रही है। और यही गवर्नमेंट दावा करती थी कि हम इस टाइप के नॉनसेंस को नहीं सहेंगे, हमारी टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जीरो टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेट ही करती जा रही है, 100% टॉलरेट करती जा रही है। तो ये तो सिर्फ डिफेंसिव मोड में आई हुई है गवर्नमेंट हमारी। सर, मेरे एक मेजर जनरल हैं अश्विनी स्वराज जी, मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने शो भी किया इसके ऊपर कि सर अभी आप कहते हैं कि कभी 2 लोग मर गए, 4 लोग मर गए, तो कोई आंसर नहीं दिया जा रहा। अगर 40-50 लोग जैसे पुलवामा में हुआ था, जब इतने ज्यादा लोग मरते हैं तभी आप जागते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से भी अभी जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें कभी 2-4 लोग मारे जाते हैं, 40-50 इकट्ठे वो भी नहीं मार रहे। उन्हें मालूम है कि 40 इकट्ठे होंगे तो ये भारत की जो सरकार है वो जाग जाएगी और उसके बाद हमारे ऊपर अटैक करेगी। दूसरी बात, एक और चीज देखिए, राहुल गांधी है या जिसको ऑपोजिशन बोलते हैं, ऑपोजिशन कभी भी हमारी आर्मी के ऊपर अटैक होता है तो कोई जवाब ही नहीं आता, यानी कि वो मुद्दे को उठाते ही नहीं है। ना ऑपोजिशन उठा रही है और जब तक ऑपोजिशन मुद्दों को उठाती नहीं है, गवर्नमेंट भी हिलती नहीं है, कोई एक्शन लेती नहीं है। आपको नहीं लगता कि जानबूझकर ये जो सन्नाटा है अपोजिशन की तरफ से कि कहीं उनके प्यारे मुसलमानों की कंट्री पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना हो जाए, इसलिए जॉब ही नहीं है और हमारा मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रहा?
देखिए, जो देश के सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है ना, उसमें ऑपोजिशन की रिएक्शन की वेट करना तो बेवकूफी है। ऑपोजिशन किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकती है। वो इसको फेवर भी कर सकती है गवर्नमेंट के एक्शन को, या गवर्नमेंट को सवाल भी कर सकती है आपने एक्शन क्यों लिया, क्या किया, क्योंकि उनको अपना अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, अपने कोर वोट बैंक को बचाना होता है। चलो, उनकी उनके उनका तो ऑपोजिशन का मुद्दा तो समझ आ गया, उन्होंने किस वजह से इस मुद्दे को क्यों हाईलाइट नहीं करा, ये क्यों नहीं उठाया। पर आपकी क्या मजबूरी है? आपको तो देश को बचाना है। आपको तो रूलिंग रूलिंग गवर्नमेंट में वोट ही इसलिए दी गई है कि आप अपनी देश की सुरक्षा को बचा के रखो, अपने लोगों की नागरिकों को बचा के रखो, अपनी सेना को बचा के रखो। सेना को बेफालतू में मरवाने का क्या मतलब है? कि ठीक है, आपने उनको ट्रेनिंग दी है कि आप फ्रंट में जाके लड़ेंगे तो मुझ पर मारे भी जाएंगे, मगर ये तो मतलब एक जबरदस्ती सुसाइडल टाइप का मिशन मेरे को लग रहा है कि जहाँ पे दो चार वो रोज मार के चल देते हैं और हम उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो देश की सुरक्षा नहीं हुई ना, कि इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है कि वो हमारी सेना पे अटैक कर देती है, कभी बस पे अटैक कर देती है, कभी उनके कैंप पे अटैक कर देती है, कभी सिविलियंस पे अटैक कर देती है। और वो जो कश्मीर का मुद्दा है, उसको वो आज भी हाईलाइट करके बैठे हैं। आप कहते थे कश्मीर सॉल्व हो गया, 370 खत्म हो गया, और 36 वो एक खत्म हो गया, कश्मीर का मुद्दा ही खत्म हो गया, बट उन्होंने इस चीज को खत्म ही नहीं होने दिया। तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं जीत तो नहीं कि उनकी दी है, इस मुद्दे को आज भी हाईलाइट करके बैठे हैं। तो इस मुद्दे को हमेशा के लिए आप खत्म क्यों नहीं कर देते? आप क्यों वेट कर रहे हो? किस चीज के वेट कर रहे हो, ये नहीं समझ पा रहे हम। संजीव जी, एक मुद्दा क्या है कि आप देखिए, युद्ध जब होता है तो कुछ प्राइस भी हमें पे करनी पड़ती है। मैं जान की प्राइस नहीं कर रहा हूं। चलिए, आर्मी का जो जब भी कभी लड़ाई होती है तो देश भी अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है, गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता है। आपने देखा कि जब भी युद्ध हुआ, गवर्नमेंट ने बोला हमें पैसे चाहिए, लोगों ने अपने जो इवन की जो जेवर थे वो भी दान कर दिए गवर्नमेंट को। ये देश का ये हाल है। लेकिन जब युद्ध होता है, जैसे यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो महंगाई भी बढ़ती है। जब यहां पर अगर हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू किया, जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था, तो सेस लगाना पड़ा था 2% का, सिर्फ इसलिए कि कॉस्ट इकट्ठी करने के लिए पूरी गवर्नमेंट से, कंट्री से। अभी अगर युद्ध करते हैं पाकिस्तान के साथ, यहां पर चीजों में अगर 5% की भी महंगाई शुरू हो गई, तो दो लोगों ने तो उठाकर बोलना कि मोदी को बाहर निकालो। उन्होंने युद्ध जीत लिया पाकिस्तान से, उससे कोई मतलब ही नहीं है लोगों को। उसको आप कैसे काउंटर करोगे? जो ये छोटापन है हमारे भारतीयों के पॉपुलेशन का, इसको कैसे कवर करोगे? सुमित जी, देखिए, महंगाई सिर्फ युद्ध युद्ध जो मैं मानता हूँ, युद्ध छेड़ने से महंगाई बढ़ती है देश के अंदर। कि हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, और वो जो कीमत होती है वो देशवासियों को मिलकर वापस से बांटनी पड़ती है सरकार के साथ में, ताकि वो उसकी उसकी जो जो कीमत जंग में खर्चा हुआ है वो कहीं ना कहीं वहां से निकल के आ जाए। मगर क्या सिर्फ कीमत सिर्फ जंग होने से लड़ती होती है क्या? आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह बाढ़ आ रही है, जगह जगह फसल खराब हो रही है, जगह जगह खेती बाड़ी खराब हो रही है। क्या उसकी वजह से जो सब्जियों की कीमत बढ़ी हुई है, क्या ये इस वजह से भी नहीं कीमत बढ़ती? क्या वो महंगी सब्जी आज की डेट में लोग खरीदेंगे नहीं? क्या खरीदेंगे? क्या उसके लिए भी, उस बाढ़ के लिए भी क्या वो देश की गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे कि कुदरत ने ज्यादा पानी गिरा दिया जमीन पे, उससे बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, इसकी कीमत बढ़ गई उसकी? तो ये तो बेकार की बात है। देखिए, जहाँ पे सुरक्षा का मुद्दा आता है, मेरे हिसाब से अधिकतर लोग इस चीज को समझते हैं। कुछ लोग ना समझ पाए कोई बात नहीं, मगर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस चीज को समझने को तैयार है कि ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेगी। सर देखिए, हमें एक चीज तो समझ आती है कि जो ये बार बार अटैक्स हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ललकार भी है पाकिस्तान की तरफ से, आइए युद्ध कीजिए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो तो बर्बाद है ही है। अगर थोड़ी सी और बर्बादी हो भी जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम उनके थोड़े से कुछ कॉकरोचों को मार भी देते हैं, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उनकी तो पॉपुलेशन हर एक 5-6 सालों में डबल हो ही रही है। लेकिन हमारी जो तरक्की है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखाई देती है। आपको नहीं लगता इसलिए कंस्ट्रेंट भी है? क्योंकि जब सामने वाला युद्ध की आपको ललकार दे रहा हो, तब युद्ध नहीं करना चाहिए। टाइम और जगह हमारे चूज किए करनी चाहिए हमें, दूसरे के टाइम के हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्या ये भी एक रीजन है जिसके कारण मोदी जी जवाब नहीं दे रहे? सुमित जी, मोदी गवर्नमेंट के पास पिछले 5 साल में काफी टाइम था इस चीज का
जी तो जोर से जवाब देने का, एक निर्णायक जवाब देने का इनका काफी टाइम था। इन्होंने कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करी जिस टाइम पे पूरी पूरी इंडियन पॉपुलेशन की सपोर्ट इनके साथ में थी। आज तो चलो ये तो कुछ कम सीटों के साथ आए, मेजोरिटी में है, पर कुछ कम सीटों के साथ आज अपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ठीक है ना। मगर शायद क्या ये वजह है कि इनको एक्शन लेने में तकलीफ हो रही है कि ऑपोजिशन ने अभी थोड़ी सी बैकफुट पे आए हुए हैं, तो ये शायद इस चीज को अभी ना छेड़ के थोड़ा सा और लोगों का भरोसा अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये युद्ध करेंगे। पर तब तक शायद वो पाकिस्तान हम अपने आतंकवादियों के जरिए हमारे यहाँ पे और बहुत बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका होगा। मगर मेरा मेरा ये मानना होता है कि जिस चीज को जब करना होता है तब करना होता है, उसके लिए वक्त कब तक चुनते रहोगे। आपको अगर आज आपकी क्षति हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को आज रोकना है, या तब नहीं रोकना कि जब नुकसान सिर से ऊपर, मतलब पानी सिर से ऊपर निकल जाए, तो उस टाइम की वेट करके वो फायदा नहीं है। तब अगर आप कुछ कर भी देंगे तो लोग बोलेंगे आप करा तो क्या करा, मतलब हमारा इतना ऑलरेडी उसके पीछे नुकसान हो चुका है। तो नुकसान को बचाना है। देखिए, अगर देश की तरक्की आगे होनी है तो इसका निर्णायक फैसला भी आपको आज ही करना पड़ेगा, निर्णायक युद्ध आज ही करना पड़ेगा, कि अदरवाइज क्यों कहोगे ये देश की आगे वाली तरक्की को भी रोकने के, अगर ये चीज चलती रही और देश में और जगह भी इस टाइप की चीजें फैल गई तो देश की तरक्की तो वैसे भी रुक जाएगी। तो हम चाहते हैं कि देश की तरक्की ना रुके, उसके लिए कीमत अगर थोड़ी बहुत आज चुकानी पड़ती तो आज चुका दी जाएगी उसको। सर, मुद्दा एक आखिरी है जो डिस्कस करना भी जरूरी है। आपको मालूम है कि बाइडेन हारने वाले हैं। उन्होंने ट्रंप को मारने की कोशिश करी ताकि ओपोनेंट ही हट जाए, लेकिन वो भी मरे नहीं, बच गए। अब बाइडेन चाहते हैं कि इस एरिया में कोई युद्ध शुरू हो, बेशक ईरान को लेकर हो, बेशक चाइना को लेकर हो, बेशक पाकिस्तान को हो, ताकि वो अपने आप को बीच में इंटरवीन करें और अपने आप को एक स्ट्रांग लीडर दिखाएं। यानी कि वो भी चाहते हैं कि युद्ध किया जाए। क्या इस मोमेंट पर जब एक इतना पावरफुल कंट्री का एक लीडर आपसे युद्ध चाहता हो कि आप युद्ध करें, आप फंस जाएं उसके अंदर और उसके बाद उसको वो इंटरनेशनलाइज करें, उसको आपको घेरें, क्या आपको नहीं लगता ये भी एक मुद्दा है कि नवंबर तक वेट की जाए, ट्रंप आ जाए, उसके बाद बल्ले बल्ले? देखिए, कोई भी जो नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा ना, वो भी शुरुआत में आपको खुला हाथ नहीं देगा, क्योंकि वो पहले अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा कम से कम 6 महीने साल भर तक। उसके बाद वो शायद बोले आपके साथ, जब उसके समीकरण बैठ जाएंगे और आपके साथ उनके रिलेशनशिप फिर से रीडिफाइन हो जाएंगे, तो शायद वो आपको बोले हाँ भी ठीक है, ऐसा कर लो। मगर अगर करंट गवर्नमेंट में जो जो बाइडेन सरकार है, वो अगर चाह रही है कि इस एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, इंडिया चाइना आपस में युद्ध कर जाए, इंडिया पाकिस्तान आपस में युद्ध कर जाए, या इस टाइप से कुछ और काम हो जाए, तो बेसिकली अगर इंडिया इंडिया आज की डेट में पाकिस्तान को जवाब भी देती है, तो इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि उसके बाद अगर इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहे, इसको बीच में आके बोले कि मैं आपका बीच बचाव करता हूँ, तो इंडिया को उनको शट अप कॉल देने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आज मोदी जी जो रशिया के आए, क्या वो अमेरिका की शक्ल देख के होके आए? नहीं ना, इन्होंने अब तक खुद का डिसीजन लिया कि मेरे को वहां जाके उनके साथ जो भी मिलकर काम करना, जो भी डिसीजन लेना, जो भी फैसले लेने, मैं करूंगा, चाहे वेस्टर्न लॉबी कुछ भी बोलते रहे, अमेरिका कुछ भी बोलते रहे। इसी तरीके से ये निर्णायक युद्ध भी ऐसे ही रहेगा कि भैया दुनिया कुछ भी बोलती रहे, वेस्टर्न लॉबीज कुछ भी बोलती रहे, मुझे अगर फैसला लेना है कि मुझे अपनी कंट्री को बचाना है इस टाइप की हरकतों से, तो मुझे उसका निर्णायक युद्ध करना पड़ेगा और उन लोगों को शट अप कॉल देनी पड़ेगी कि आप एक चीज और देखिए सुबीर जी, अमेरिका को कभी सिक्योरिटी थ्रेट होता है, उस देश में जाके युद्ध करके आता है। वो क्या उसको समय वो किसी की सुनता है कि भैया ये मतलब सिर्फ पावरफुल होने से क्या मतलब वो उसका लाइसेंस टू किल है? किसी भी चीज को ऐसा नहीं होता। देखिए, जो भी इंसान अगर फैसला लेता है, कड़क फैसले लेता है, तो उसके पीछे उसकी हिम्मत ही होती है, उसके विल पावर होती है उस चीज को पूरा करने के लिए। और मैं मानता हूँ कि मोदी जी के अंदर वो विल पावर है, अमित शाह जी के अंदर विल पावर है, राजनाथ जी के अंदर वो विल पावर है। सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने में ये देरी क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। सर, अजीत डोभाल जी की अभी भी स्टेटमेंट आई है कि वी विल आंसर देम एट अवर टाइम एंड इन अवर स्टाइल। अजीत डोभाल जी के ऊपर मुझे लगता है कि हमें विश्वास रख लेना चाहिए। अभी तक सारे काम उन्होंने ही किए हैं। कहीं ना कहीं अगर काले बादल छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं निराशा है कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे। 1 डेढ़ साल हो गया, ये हरकतें बार बार होती जा रही हैं। अब 50-60 से ज्यादा लोग हमारे घायल हो चुके हैं, मर चुके हैं। और अजीत डोभाल जी की स्टेटमेंट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। जब उन्होंने बोला है कि वी विल आंसर, मीन्स वी विल आंसर, हाँ ये है कि कब होगा
एज अ भारतीय हम चाहते हैं कि ये अति शीघ्र ये काम होना चाहिए। ये मीना जी मेरे साथ शो में आती थी, उन्होंने मुझे ये वर्ड सिखाया था अति शीघ्र। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि अति शीघ्र हम चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मुद्दों में ज्यादा जल्दबाजी भी नुकसान करती है। प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। और जो कई मेजर जनरल्स के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने एक ही बात बोली है कि हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि जो सीज फायर है पाकिस्तान के साथ हमने किया हुआ है 2021 से, इसे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि सीज फायर को खत्म करना पड़ेगा और उनकी वाट लगानी पड़ेगी हर रोज उनके आर्मी के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर निशाने दागकर। हमारे पास प्रिसीशन वाले हथियार हैं जो सीधा जाके उनकी पूरी की पूरी चौकी को उड़ा देते हैं। ये काम दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, उसी से ये समीकरण बराबर आएगा। वरना ये वन साइडेड काम पिछले 75 सालों में हम देखते रहे। 10 सालों में कोई भी हरकत नहीं हुई, 2 बार करी तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन शायद हमारे ही लोग मोदी जी के सपोर्ट नहीं किया 2024 के इलेक्शंस में, और इसलिए जो मोदी जी बोलते थे पहले 100 दिनों में मैं बड़े बड़े काम करने वाला हूं, सारे बैकफुट के ऊपर हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं उसके अंदर पीओके का मामला भी शामिल था। लेकिन जब उनको पता लगा कि इतने काम करने के बाद भी हिंदू हिंदू की गवर्नमेंट को ही सपोर्ट नहीं करती, शायद उन्होंने भी गिव अप कर दिया है इस कंट्री को। मुझे कई बार ऐसा लगता है। लेकिन अजीत डोभाल जी अभी भी जेम्स बॉन्ड वाला काम करते जा रहे हैं और मुझे लगता है ऐसा कि कुछ बड़ा होगा, ये मुझे भी पूर्ण विश्वास है। आपका जो वो है कैलकुलेशन वैदिक जो होती है या आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, उसके हिसाब से आपको कब लगता है कि कब ये काम होगा? होना चाहिए तो समझ आ गया, होगा कब? सुमित जी, मेरे हिसाब से हम लोगों का सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा अगर ये काम इसी साल के अंदर निपटा लिया जाए। चलिए, ये हमें बेनिफिट होगा अगर इसी साल में निपटा दिया जाए। आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए सर, इसी के साथ एंड अप करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.